आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की हम इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश कर रहे हैं। और इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। दोस्तों, हमारी कुंडली में कई ऐसे योग और दोष होते हैं जिनसे हम हमेशा भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं कि न जाने इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा, प्रतिकूल या अनुकूल। आज इन्हीं सब भ्रांतियों को दूर करने का वक्त आ चुका है, अपने डर को खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो आइए उन्हीं में से एक योग और दोष, जिसे मांगलिक योग कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, मांगलिक योग किसे कहते हैं? देखिए, मांगलिक जो योग है वो जन्म पत्री में बना करता है। इसमें 12 भाव होते हैं। उनमें से यदि लगन में, द्वादश भाव में, चतुर्थ में, सप्तम या अष्टम भाव में अगर मंगल स्थित हुआ करता है तो इसको नाम है मांगलिक योग। लेकिन बाद में इसको मांगलिक दोष के नाम से भी जाना जाने लग गया, क्योंकि ये कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में जो विवाहित जीवन है उसके ऊपर अपना कुप्रभाव डालने लग गया। इसीलिए इसका नाम फिर मांगलिक दोष भी पड़ गया। हमारे यहाँ पर सूत्र है, लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशनम। अर्थात जिन भी वर या कन्या, लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसकी कुंडली में यदि लगन में, द्वादश में, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम भाव में मंगल होगा तो मांगलिक दोष बनेगा। और जो भी मांगलिक है वो दूसरे के लिए, जैसे मान लीजिए कि लड़का मांगलिक है और लड़की जो है वो नॉन मांगलिक है, तो लड़की को का कहीं न कहीं विनाश करने वाला माना गया। इस प्रकार से इस दोष का बहुत ही ज्यादा भयावह परिस्थिति पैदा करने वाला इसको हमने माना है। इसीलिए शायद यही कारण है कि लोग मांगलिक योग ना मानकर मांगलिक दोष मानते हैं इसे। और एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मांगलिक दोष में क्या मांगलिक दोष जो होता है वो भंग हो जाता है? हाँ, एक ये भी बड़ी समस्या रही है कि ज्यादातर समाज में ये भ्रांति है कि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में उसके लिए जो भी हम रिश्ता ढूंढते हैं तो हमारा ये मानना है कि हमारा लड़का मांगलिक है तो हमें लड़की भी मांगलिक चाहिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये योग बना और ज्योतिष शास्त्र ने ही इस योग के परिहार के वाक्य भी बनाए। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक नहीं है तो भी हम उससे शादी कर सकते हैं। दोनों का मांगलिक होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो योग हैं वो मांगलिक दोष को भंग करने वाले कहे गए। जैसे हम कहें, अजय लगने वे चापे पाताले वृक्ष के स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोष न विदते। यदि जिस भी वर या कन्या, लड़का या जो लड़की है, उसकी कुंडली में अगर द्वादश भाव में मंगल स्थित है और वो धनु राशि में स्थित है, तो एक तरीके से तो हम कहेंगे कि ये मांगलिक दोष है, लेकिन शास्त्र कह रहा है कि ये मांगलिक दोष भंग हो चुका है। उसी प्रकार लगन में भी मंगल बैठने से मांगलिक दोष उत्पन्न हुआ करता है, लेकिन अगर मंगल ऐसे में मेष राशि में स्थित है तो भी मांगलिक दोष भंग हो चुका है। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष हुआ करता है, लेकिन अगर वो वृश्चिक राशि में स्थित होगा तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। उसी प्रकार सप्तम भाव में भी अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष हुआ करता है, लेकिन यदि वह वृषभ राशि में होगा तो मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। उसी प्रकार अष्टम जो भाव है उसमें भी मंगल बैठने पर मांगलिक दोष हुआ करता है, लेकिन अगर वो उच्च राशि अर्थात मकर राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं हुआ करता। तो इस प्रकार से ये 5 परिस्थितियां बनती हैं कि मांगलिक दोष भंग हो गया। उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर बहुत वाक्य मिलते हैं, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो व तादर्शो भवेत
एष वे भवनेश वे भौम दोष न विदते। यदि मंगल जो ग्रह है वो शनि आदि जितने जो क्रूर ग्रह हैं उनके साथ भी अगर युद्ध हो या उनसे दृष्ट हो तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि चंद्र मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते, गुरु मंगल संयोगे भौम दोष न विद्यते, अगर इन्हीं भाव में जिन भाव में मंगल स्थित होने पे मांगलिक दोष उत्पन्न हुआ करता है वहाँ पर अगर वो चंद्रमा के साथ स्थित हो या बृहस्पति के साथ स्थित हो तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। उसी प्रकार राहु या केतु ये भी अगर केंद्र में स्थित हो और किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाया करता है। जैसा कि कहा गया कि लग्ने वेचे पाताले जामित्र चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशय भरता कन्या विनाशनम, कि मंगल इन भावों में बैठने से अगर लड़का मांगलिक है तो कन्या के लिए हानिकारक है और कन्या अगर मांगलिक है तो वो लड़के के लिए हानिकारक है। ये जो बातें हैं ये बनती हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूप से मांगलिक दोष बनता होगा तो, क्योंकि कई कुंडलियों में हमने देखा है कि मांगलिक दोष बनता भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि मांगलिक दोष बना हुआ है। एक मोटा सा अनुमान है कि कुंडली के अंदर 12 खाने हुआ करते हैं, उनमें से 5 खाने जो हैं उनमें मंगल ग्रह बैठता है तो मांगलिक दोष बनता है। अगर हम इसको 100% की मात्रा से मापें तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी जनरेशन है हमारी उसमें 42 से 44% लोग हैं मांगलिक दोष में उत्पन्न होते हैं। अगर इसी को चंद्रमा से भी अगर देखने लग जाएं या शुक्र से भी देखें तो इसका जो प्रतिशत होगा वो 100 का 100% हो जाएगा कि हम सभी लोग मांगलिक दोष से उत्पन्न हैं। तो जैसा शास्त्रों ने लिखा है कि मांगलिक दोष अगर है किसी की कुंडली में तो लड़का है तो लड़की के लिए हानिकारक है और लड़की है तो लड़के के लिए हानिकारक है। अगर ऐसा माने तो हमें इतना ज़्यादा समाज के अंदर दिखलाई नहीं देता कि बहुत सारी जो कन्याएं हैं या बहुत सारे जो लड़के हैं उनकी हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो गई हो। ये बहुत छोटा सा परसेंटेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो बनता है लेकिन वो भंग भी हो जाया करता है। इसको लेकर के ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे अगर एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाते हैं, किसी से अच्छी जानकारी लेते हैं, वो आपको बता सकता है कि वास्तव में मांगलिक दोष है तो वो कितना प्रभावशाली है और कितना नहीं है। जी, तो अब वक्त आ चुका है कि आप मांगलिक दोष जो दोष है उससे आपको डरना नहीं है, बल्कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखाकर उस समस्या का हल भी पा सकते हैं। पर आचार्य जी, एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ही सुनने को मिलती है कि अगर मांगलिक कन्या है तो मांगलिक जो लड़का है उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। अगर दोनों मांगलिक होंगे तभी वो सुखी जीवन जी सकते हैं। क्या ऐसा ज़रूरी है कि दोनों मांगलिक हों एक दूसरे से विवाह करने के लिए, तभी उनका जीवन जो है वो सुखी रहेगा? नहीं, देखो ये धारणा इसलिए बनी कि जो मांगलिक दोष है उसके लिए हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार अगर मांगलिक दोष है किसी की कुंडली में तो दूसरा भी अगर मांगलिक दोष में उत्पन्न हुआ है तो दोनों का जो एक जैसा कुयोग होने के कारण, एक प्रकार का एक जैसा दोष होने के कारण जो दोष था वो कहीं न कहीं कट जाएगा और दोनों का जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे विचार जो हैं वो बहुत सारे ऋषियों के हैं और उन्होंने ये बात कही कि अगर लड़का मांगलिक नहीं है और लड़की मांगलिक है तो भी उनका विवाह कराया जा सकता है, लेकिन जो नॉन मांगलिक है उसकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो लड़की जो मांगलिक नहीं है उसकी कुंडली में यदि त्रिषष्ठ एकादश यानी तीसरे छठे 11वें भाव में अगर पाप ग्रह स्थित होंगे तो उसका मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। तो ऐसी जो कंडीशन है वो हमें देखनी होगी कि मांगलिक दोष जो है वो भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए। अगर मांगलिक लड़का है और मांगलिक लड़की नहीं है लेकिन लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष भंग करने की ग्रह स्थिति बनी हुई है तो दोनों का परस्पर विवाह कराया जा सकता है। और वो दोनों भी जिस प्रकार से मांगलिक का मांगलिक विवाह करने के बारे में हमारे यहाँ पर राय है कि उनका विवाहित जीवन बहुत अच्छा रहता है, उसी प्रकार उनका भी रहेगा। जी, तो यानी कि लोगों को अब ये समझना होगा कि ये अब कोई दोष नहीं रह गया है जिससे उनकी जो है दोनों लोगों का मांगलिक होना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि एक मांगलिक हो और एक मांगलिक ना हो तो दोनों का विवाह जो है हो सकता है। अब जो धारणा पुरानी धारणाएं हैं उनको कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना होगा और उनसे अब डरने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरह से आपने बताया कि दोनों का मांगलिक होना ज़रूरी नहीं है, ये भी कहा जाता है कि अगर
अगर लड़का जो है मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो अगर इस तरह के जो दो लोग हैं उनका विवाह कर दिया जाता है तो उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्या सच है और ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, परंपरा से हम देखें तो हमारे यहाँ पर पहले जो मांगलिक दोष के लिए जो सूत्र बना हमारे यहाँ पर, वो लग्ने वेचे पाताले जा मित्रे चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशे भरता कन्या विनाशनम। यहाँ पर हमें शब्द जो मिला था वो मिला था विनाश। विनाश जो शब्द है वो ऋष धातु से बनता है, जिसका अर्थ ये हुआ करता है कि परस्पर पति और पत्नी के बीच में प्रीति नहीं रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर 800 साल तक तो मुगलों ने राज किया, उसके बाद में 250 से 300 वर्ष तक हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का राज रहा। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे शास्त्रों के साथ बड़ी छेड़खानी हुई। उसको अगर शास्त्र की भाषा में कहें तो उसको हम छेपक कहा करते हैं, कि बाहर के व्यक्ति ने कुछ अपने मन से कुछ 2-4 बातें जोड़ दी। तो जहाँ विनाशनम शब्द था वहाँ पर मृत्युर भवेद शब्द भी हमें मिला, जिसका लोगों ने आकलन किया कि मृत्यु जो है वो एक दोनों में से किसी एक की हो जाएगी। इसलिए ये डर जो ये भ्रांति जो थी ये बहुत ज़्यादा पैदा हुई। लेकिन विनाश का अर्थ हमारे यहाँ पर है कि पति और पत्नी के बीच में परस्पर प्रीति ना रहे और दोनों के बीच में अलगाव जैसी स्थितियाँ हो, लेकिन साथ भी रहें, उसको हमने विनाश कहा। इसलिए किसी एक की मृत्यु हो जाएगी या नहीं होगी ये मात्र एक मांगलिक दोष के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि कुंडली में बनने वाले जो और योग हैं, चाहे वेधव्य योग हैं, अगर वेधव्य योग बना हुआ है जिसको हम कलत्र दोष भी कहा करते हैं, अगर वो बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि पति या पत्नी में से किसी एक की जो है मृत्यु होने की संभावना है। लेकिन मात्र मांगलिक दोष के आधार पर किसी की मृत्यु हो जाएगी ये कहना बड़ा दुष्कर है जी। तो बताया जिस तरीके से आचार्य जी ने कि अब बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हैं ज्योतिष शास्त्र में दोषों को लेकर, योगों को लेकर, तो अब उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत है। जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से भ्रांति फैली हुई है कि अगर किसी की अगर 2 लोग अगर मांगलिक होंगे तभी उनका जीवन सुखमय होगा, इस पर से भी पर्दा उठाया हमारे गुरुजी ने। और साथ ही ये भी बताया कि मृत्यु हो जाती है अगर एक मांगलिक हो और दूसरा नॉन मांगलिक हो, तो ये सब भी सिर्फ धारणाएं ही बन के रह गई हैं। जानेंगे हम कि मांगलिक दोष का प्रभाव क्या होता है, लेकिन गुरुजी यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मानो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। हम बात कर रहे हैं मांगलिक योग और दोष की। जी हाँ, मांगलिक योग होता है लेकिन उसे दोष भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों को ये भ्रांति है कि मांगलिक अगर मंगल हमारी कुंडली में बैठा है तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रतिकूल असर ही देगा, और उसे दोष मानकर लोग उससे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है मांगलिक दोष को लेकर कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं, कैसे पता चल जाता है कि मांगलिक दोष जो है हम उससे पीड़ित हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह का अपना एक गुण धर्म और स्वभाव है। उसी प्रकार से मंगल जो ग्रह है उसके भी अपने कुछ गुण धर्म है। उसमें सबसे पहला जो है वो उसका नाम है जिद्दीपन और दूसरा है अहंकार। ये जिद और जो अहंकार है ये किसी भी रिश्ते में आप मिला दीजिए, चाहे वो पिता और पुत्र का रिश्ता हो, चाहे माता और पुत्र का हो, चाहे वो पत्नी और पति का हो, चाहे 2 दोस्तों का हो, चाहे 2 भाइयों के बीच में हो, अगर वो किसी में भी अगर जिद और अहंकार आ जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपसी तालमेल तो कहीं ना कहीं खराब होगा ही होगा। उसी कारण से हमने कहा कि मंगल अगर लगन में बैठता है तो क्या होगा कि लगन यानी कि स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, वो स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी जो 7वीं दृष्टि है वो उसके स्पाउस की भाव कर जाती है, जो जीवन साथी का भाव है, तो खुद को भी जिद्दी बनाता है और साथ में अब उसकी वाइफ को भी बनाता है। इस कारण से दोनों ही अगर जिद्दी और अहंकारी होंगे, गुस्से वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का प्रभाव तो अपने आप सामने आएगा। उसी प्रकार द्वादश भाव जो है, द्वादश भाव के लिए कहा गया कि ये मास्टर ऑफ बेडरूम है, जिसको हम शयन कक्ष मानते हैं। द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह बैठेंगे तो शुभ फल कहा गया और अशुभ बैठेंगे तो अशुभ फल कहा गया। तो यहाँ पर मंगल बैठने पर भी दोनों की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और यहाँ पर भी मंगल के पास एक 8वीं दृष्टि होने के कारण वो सप्तम भाव को फिर पुनः देख लेता है। तो एक जीवन साथी को, स्पाउस को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी और अहंकारी बना देता है। इस कारण से हमने कहा कि ये मांगलिक दोष विवाहित जीवन के लिए बहुत खराब रहेगा। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में बैठने पे, चौथा भाव हमारे मन का है, चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो हमारा हृदय बड़ा सुकोमल हुआ करता है, हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या आदि नहीं हुआ करती। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठता है तो हमारे जो मन है उसके अंदर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत क्रूरता अवश्य आ जाती है। और चतुर्थ दृष्टि से फिर सप्तम भाव को देखता है, इसमें फिर स्पाउस जो है उसको फिर थोड़ा जिद्दी और अहंकारी बनाता है। उसी प्रकार सप्तम में बैठने से सप्तम भाव और लगन भाव से वो संबंध बनाता है, फिर दोनों को जिद्दी और अहंकारी बनाता है। अष्टम भाव जो है वो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर कहा गया कि ये सौभाग्य का भाव है, अगर वहाँ पर बैठता है तो आयु के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा हुआ करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसी मृत्यु जैसी जो बातें भी कही गई हैं वो कहीं न कहीं अष्टम भाव में मंगल है और वो बहुत ज़्यादा क्रूर क्रांत है, पाप दृष्ट है, नीच राशि आदि में है, तो किसी हद तक जो है पति और पत्नी में किसी एक को हेल्थ की मेजर प्रॉब्लम दे दिया करता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि मंगल जो है इन भावों में बैठने से हमें सबसे ज़्यादा जिद्दी और अहंकारी बनाता है, जिसके कारण से पति और पत्नी के बीच में आपसी जो सामंजस्य है, जो प्रेम है, जो लगाव है, जो भावनात्मक जो एक रिश्ता है वो नहीं जुड़ पाता। जी, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए जिन लोगों की आपस में नहीं पटती है, या उनके व्यवहार में इस तरह की जो चीज़ें हैं, अहंकारी हो रहे हैं वो, या उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर मांगलिक जो दोष का प्रभाव जो है वो पड़ सकता है या पड़ रहा है। और गुरुजी एक चीज़ और मैं बार बार दर्शकों से कह रही हूँ कि अब मांगलिक दोष से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपसे जानना चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों की संतुष्टि कराएं कि क्या मांगलिक दोष से डरना चाहिए? देखिए, मांगलिक दोष से हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र का मत है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके पीछे प्रारब्ध जो कर्म है, उनके कर्मों का जो प्रभाव है वो इस जीवन में हमें भोगना पड़ रहा है। ये शास्त्र बतलाता है कि जन्म मृत्यु सुख दुखा नाम प्रारब्धम कारणम स्मृतम, कि जन्म मृत्यु सुख दुख जय पराजय लाभ हानि जो भी घटनाक्रम हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे प्रारब्ध जो कर्म है वो है एक कारण। तो मांगलिक दोष किसकी कुंडली में उत्पन्न होगा और किसकी कुंडली में उत्पन्न नहीं होगा, इसके पीछे उसके प्रारब्ध कर्म हुआ करते हैं। इसलिए इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं।
कर्म कैसा करना है कैसे नहीं करना है इसकी भी स्वतंत्रता हमारी है। अगर हम सही ढंग से अपने जीवन का यापन करते हैं, सभी रिश्तों के अंदर मिठास जैसी परिस्थितियां रखते हैं, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करने की अगर हमारे अंदर उत्कंठा बनी रहती है तो हर रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है। इसलिए मांगलिक दोष से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, तो मांगलिक दोष से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव में विनम्रता लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोष भी पीछे छूट जाते हैं जिनसे आपको लगता है डर, और आप रहते हैं हमेशा भयभीत। आचार्य जी, एक सवाल और मेरे जहन में है कि कई लोगों का विवाह काफ़ी देरी से होता है, क्या ये भी मांगलिक दोष के कारण ही होता है? नहीं, मात्र अगर हम मांगलिक दोष के आधार पे ही डिले मैरिज की बात करें तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमारे समाज में ये भ्रांति है कि हमारा लड़का मांगलिक है तो हमें लड़की भी मांगलिक ही चाहिए, तो ऐसे में उनको मांगलिक लड़की मिलती नहीं है। इस कारण से भी बच्चों का जो विवाह है वो थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य को दिखाएंगे तो वो बतला देगा कि आपकी कुंडली, लड़का जो है उसकी कुंडली में मांगलिक दोष जो बन रहा है वो अगर वो भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो भंग हो रहा है तो उसकी डिले मैरिज होने का कोई संभावना नहीं बनती, उसकी सही समय पर ही विवाह हो जाएगा। लेकिन एकमात्र मंगल ग्रह को ही हम कहें कि यही विवाह में देरी कराता है तो ये बड़ा सरासर गलत है। क्योंकि और जो ग्रह हमारे यहाँ पर जो डिले मैरिज कराने वाले जो ग्रह हैं वो तो सबसे ज़्यादा शनि ग्रह को इसका वो अधिकार जाता है। क्योंकि शनि जो है उसका नाम ही शनिश्चर हमने बोला, वो शनि शनि धीरे धीरे कोई भी काम करता है, इसलिए उसका नाम भी शनिश्चर है। अगर सप्तम भाव में शनि की दृष्टि है लेकिन वो सप्तम भाव या लगन भाव का स्वामी नहीं है तो डिले मैरिज होने के योग बनते हैं। दूसरी बात, दूसरा, चौथा और सातवां और जो द्वादश भाव या अष्टम भाव है इनमें पाप ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह हमारे वक्री हो जाएं, शुभ ग्रह हमारे अस्त हो जाएं, पाप ग्रहों से ये भाव पापाक्रांत हों, युत हों, दृष्ट हों तो डिले मैरिज होने का योग बनता है। मात्र मंगल ग्रह के कारण डिले मैरिज होती हो ऐसी संभावना नहीं बनती। जी, तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी के विवाह में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है और आपको लगता है कि वो मांगलिक दोष के कारण है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक आप इस चीज़ को, आप तब तक उस चीज़ को ना माने जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली ना निकालें। उसके बाद ही किसी समस्या का समाधान जो है वो हो सकता है। लेकिन मंगल ग्रह को ही पूरी तरह से दोष दे देना ये बिल्कुल गलत होगा। आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा आंशिक मांगली है, तो ये आंशिक मांगली क्या होता है? देखिए, ये भी बहुत बड़ी है ना, जो दुर्भाग्य की बात है कि ये बहुत ज़्यादातर देखें तो समाज के अंदर ये बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि आंशिक मांगलिक है। हमारे यहाँ तो मांगलिक दोष हुआ करता है या नॉन मांगलिक हुआ करता है या पूर्ण रूप से मांगलिक हुआ करता है, आंशिक रूप से कोई मांगलिक नहीं हुआ करता। क्योंकि जो सूत्र है वो है लगन से, अगर मंगल लगन में, द्वादश में, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम भाव में स्थित होगा तो मांगलिक दोष बनेगा। आंशिक मांगलिक दोष की जो परिभाषा देने वाले जो लोग हैं वो कहा करते हैं कि चंद्रमा से भी मंगल को देखना चाहिए, लेकिन शास्त्र ने तो इसकी आज्ञा ही नहीं दी कि अगर हम लगन से देखने पे मांगलिक दोष बनता है तो मांगलिक दोष हमें मानना चाहिए। अगर चंद्रमा से भी देखेंगे तो जैसा पहले भी मैंने बताया कि 12 खाने हैं, उनको अगर हम 100% की मात्रा में अगर नापते हैं तो उसमें 5 खानों में मंगल बैठने से मांगलिक दोष बनता है, वो मात्र लगन से। तो 42 से 44% जो जनरेशन है वो मांगलिक दोष से पीड़ित है। अगर चंद्रमा से भी देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो 80-85% के ऊपर जाके टिक जाएगा। तो फिर हम कैसे माने? इसलिए जो शास्त्र ने हमें जो बताया उसी के साथ में अगर चलें तो हमें हमारा जो ये नियम है वो लागू होता है, अन्यथा नहीं लागू होता। तो चंद्रमा से मांगलिक दोष का विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर लगन से मांगलिक है तो फिर चंद्रमा से विचार करना चाहिए और शुक्र से भी करना चाहिए। लगन से मांगलिक अगर नहीं बनता है तो चंद्रमा और शुक्र से मांगलिक दोष का बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, और उसी को जो लोग हैं आंशिक मांगलिक दोष कहा करते हैं, बल्कि उसके लिए हमारे शास्त्र ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो हमने जाना कि मांगलिक दोष क्या होता है और किस किस तरह से लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको कैसे जो है दूर किया जा सकता है, आंशिक मांगलिक क्या होता है और उसके साथ साथ उसके प्रभाव क्या होते हैं। अब बारी आती है उपायों की। आचार्य जी, जिस तरीके से कहते हैं कि अगर कोई रोग होता है तो उसका इलाज भी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई दोष है तो उसका उपाय भी ज़रूर होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मांगलिक दोष के क्या क्या उपाय होते हैं और उनको किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखिए, मांगलिक दोष अगर बन रहा है किसी कुंडली में और उसका भंग भी नहीं है तो मांगलिक दोष का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि ये जो दोष है ये ज़्यादातर व्यक्ति की जो दृढ़ संकल्पना है, जो इच्छा शक्ति है, उसका जो आव भाव है, उसका जो विचार है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिसके कारण से विवाहित जीवन जो है वो बड़ा दुष्कर या बड़ा कष्टमय बन जाता है। तो अगर मांगलिक दोष है किसी की कुंडली में तो सर्वप्रथम तो मंगल चंडिका स्तोत्र आदि जो हमारे यहाँ पर शास्त्रोक्त जो विधियाँ बताई हैं उसके अनुसार मंगल चंडिका स्तोत्र कराना चाहिए। दूसरी बात, केले के वृक्ष से अगर कन्या मांगलिक दोष से अगर पीड़ित है तो केले के वृक्ष के जो है 7 फेरे लगाने चाहिए, या विष्णु प्रतिमा आदि के साथ में उसका विवाह करा देना चाहिए, घट के साथ में उसका विवाह करा देना चाहिए। मंगल चंडिका नाम से हमारे यहाँ पर व्रत भी है, उसका व्रत का पालन करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत की तो हमारे यहाँ पर पहले से ही संकल्पना है कि उनका अगर व्रत करती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है। तो ऐसी जो छोटी मोटी जो रेमेडीज हैं इनको भी अगर करते हैं तो मांगलिक दोष जो है उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। कब करना चाहिए? शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, अपने चंद्रमा का बल देख करके करना चाहिए, शुभ महीनों में करना चाहिए। माघ का महीना बहुत अच्छा माना गया है हमारे यहाँ पर, फाल्गुन का, चैत्र का, वैशाख का, जब सूर्य उत्तरायण हो उस समय करना चाहिए। अगर उस समय अगर हम शास्त्रोक्त विधि से अगर मंगल जो दोष बना है उससे संबंधित अगर हम शांति करते हैं तो मांगलिक दोष जो है उसका प्रभाव बड़ा कम हो जाता है और जो बच्चा है उसका विवाहित जीवन बड़ा सुखमय भी हो जाता है। जी, तो मांगलिक दोष के जो उपाय हैं उन्हें सही समय पर करने से आपको जो उसका फल है वो सही मिलता है और जो दोष होता है वो पूरी तरीके से दूर हो जाता है। आचार्य जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जब हम किसी चीज़ का उपाय कर लेते हैं तो एक सवाल यहाँ पर मेरे जहन में ये है कि क्या मांगलिक दोष का प्रभाव पूरे जीवन भर रहता है या फिर खत्म हो जाता है? मांगलिक दोष को लेकर के एक बड़ी जो है एक भ्रांति है कि 28 वर्ष के उपरांत जो है वो मांगलिक दोष भंग हो जाया करता है। इसके पीछे भी अगर कोई कारण देखें तो वो व्यवहारिक कारण देखा जा सकता है कि भारतवर्ष के अंदर अगर हम जाएं कि 70s 80s से पहले अगर बात करें या और थोड़ा पीछे चले जाएं तो वहाँ पर विवाह की जो उम्र हुआ करती थी हमारे यहाँ पर वो 20-22 वर्ष से पूर्व शादियाँ हो जाया करती थी। ऐसे में शादी होने के बाद 5-6 साल तक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में अगर रह रहे हैं तो उसके बाद विवाह टूटने की संभावनाएं बड़ी नगण्य हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि दोनों के माता पिता हैं, दोनों का परिवार है, समाज है। 5-5, 6-6 साल के बाद में जिन लोगों ने शादीशुदा जिंदगी एक साथ बिता ली है उसके बाद अगर वो एक दूसरे से अलगाव की परिस्थितियाँ बना रहे हैं या सोच रहे हैं तो उसमें समाज भी, दोनों परिवार भी उनको समझा बुझा करके वो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया करते थे। लेकिन आजकल के संदर्भ में तो जो विवाह की आयु है वो 25 वर्ष जो है वो तो मिनिमम हो गई है। 25 वर्ष से लेके 30, 32, 35 वर्ष तक आजकल बच्चों के विवाह हो रहे हैं। ऐसे में 28 वर्ष वाली जो एक भ्रांति थी वो कहीं न कहीं किसी हद तक दूर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मांगलिक दोष किसी की कुंडली में विद्यमान है तो वो जीवन भर प्रभावी रहा करता है। अगर उसकी दशा अंतरशा जिस भी समय आएगी उस समय वो विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखलाएगा। अगर कुंडली में कुछ और अशुभ ग्रहों का योग है और उनकी दशा अंतरशा आई तो उनके अंदर जब मंगल ग्रह की अंतरशा आएगी तब भी अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर मांगलिक दोष है तो वो इतनी उम्र तक आपके ऊपर प्रभाव दिखाएगा, उसके बाद में नहीं दिखलाएगा। अगर योग विद्यमान है तो वो ताउम्र के लिए आपकी जन्म पत्री के अंदर विद्यमान रहा करता है। उनकी दशा अंतरशा आने पर अपना प्रभाव वो अवश्य दिखाता है। जी, तो अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि पति पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो मधुर नहीं है तो उन संबंधों में मधुरता लाने के लिए आप जो सुझाव गुरुजी ने दिया है उसको अमल में ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज के जरिए हम इसी प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो हम ये बातें बता रहे हैं आप उन्हें अमल में लाएंगे और इनसे सबक लेंगे कि किस तरह से आपको इन भ्रांतियों से डरना है या फिर इनका डट कर मुकाबला करना है। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए आप ग्रहों की शतरंज। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज
houseofprayer@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www